इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रटकर नहीं जाया जा सकता। हर कोई अग्री करेगा, हर कोई मानता है इस बात को। इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसे एक बार अगर पढ़ लिया, एक बार अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, आप 10 में से 8 क्वेश्चन को डेल श्योर सही मार्क करके आओगे ही आओगे। पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपके क्वेश्चंस को गलत करवा दे। जब हर कोई ये बात जानता है, हर कोई इस बात से अग्री करता है, हर कोई इस तरीके से प्रिपेयर भी करता है, मगर फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठ के किसी क्वेश्चन को सोचते हैं तो उस क्वेश्चन को एक स्टूडेंट तो 2 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड में फटाक से उसका आंसर मार्क करके, उस क्वेश्चन का सही पर्सपेक्टिव पता करके आंसर मार्क करके निकल जाता है। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट उस क्वेश्चन के इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेता है कि यार इस क्वेश्चन का मतलब कहीं फॉरेन से रिलेटेड तो नहीं है, यार इस क्वेश्चन का कहीं मतलब डोमेस्टिक मार्केट से तो नहीं है, यार इस क्वेश्चन का मतलब कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से तो नहीं है, यार इस क्वेश्चन का मतलब कहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से तो नहीं है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जैसे ही आपके दिमाग में आए, यू लॉस्ट दैट क्वेश्चन। मगर हम कैसे एंश्योर करें दैट वी लाई इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जहां पे हम क्वेश्चन को एकदम सटीक तरीके से सीखें पढ़ना, सटीक तरीके से सीखें उसे समझना, और सटीक तरीके से प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करने की। दिस कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस। क्या हो अगर मैं आपको यह कहूं कि इस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आने के लिए, जैसे कि मेरे हर स्टूडेंट इकोनॉमी में एक्सेल करता है क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स होती हैं। ये कैसी होती हैं टेम्पलेट? देखो, इकोनॉमी में कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसे यूपीएससी बार बार घुमाता है, बट अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन की टेम्पलेट को याद रखा हुआ है, अब आपके सामने कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, अगर आपको वो टेम्पलेट याद आ गई, आप उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप बिना झिझक, बिना सेकंड थॉट के मार्क कर दोगे। और अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली तो मार्क माय फ्रेंड्स, आप अपने कॉम्पिटिटर से इतना ज्यादा आगे निकल जाओगे। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू जस्ट हैव टू बीट योर कॉम्पिटिटर टू क्रैक द प्रीलिम्स, राइट? आप अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे निकल जाओगे कि आपका हाथ दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। और ये चीज मैं आपको इस सीरीज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज के भी पर्टिकुलर लेक्चर में अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं, करेंसी, अगर मैं आपको बताऊं कि इन द लास्ट डेकेड यूपीएससी ने करेंसी पे कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। और आपको इसमें एक ऐसी टेम्पलेट देखने को मिलेंगी, इनफैक्ट नॉट ओनली वन बट मैनी टेम्पलेट्स, 10 से 12, जिसको अगर आपने याद रखा तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अपने कॉम्पिटिटर से सॉल्व कर पाओगे और बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप यूपीएससी की जितनी भी एग्जामिनेशंस हैं उन सबके क्वेश्चंस के थ्रू वो टेम्पलेट को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो, जो मेरा हर स्टूडेंट पहले से करके जाता है। तो आप ये चीज करके जाओ, यू विल गेट बेनिफिटेड। अब जैसे यहां पे हेडिंग दी हुई है करेंसी, क्या होता है ये करेंसी? अब इस करेंसी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, राइट फ्रॉम द बार्टर मनी सिस्टम टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टू बिटकॉइन, इथेरियम, वर्चुअल करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन। यहां पे करेंसी में आ सकता है मनी मल्टीप्लायर, यहां पे कोई बोलेगा हॉट करेंसी, कोई बोलेगा रिजर्व करेंसी, कोई बोलेगा हॉट मनी, कोई बोलेगा मनी मल्टीप्लायर, कोई बोलेगा नैरो मनी, कोई बोलेगा ब्रॉड मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें करेंसी के अंतर्गत आती है। एंड ऑफ कोर्स इफ आई हैव टू टेक अ ब्रॉडर टर्म, आई विल से मनी सप्लाई। बट ये तो हो गई पूरी एक ब्रॉडर टर्म। अब अगर मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं हिंट के थ्रू, तो देखो उसमें कैसे टेम्पलेट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन उठा के बताऊं यूपीएससी सीडीएस 2015 का, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। देखो सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, कैसे आप हर ऑप्शन को एनालाइज करोगे, ये तो मैं सिखाऊंगा ही। बट फर्स्टली मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप पहले से टेम्पलेट्स को कैसे याद रखकर जाओगे, ताकि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन न लगाओ। इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बात कर रहा है राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की, किसी सामान के भाव बढ़ जाना।
मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, हाँ या ना? जवाब है हाँ, ये इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। अब इसके ऑप्शन पढ़ो। ये उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन का मतलब आपसे पूछ रहा है इन वेराइंग सेंसेस। पहला, वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी राइज होगी, वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी गिर जाएगी, वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ करेंसी गिरेगी मगर वैल्यू ऑफ कमोडिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये क्वेश्चन बात कर रहा है इन्फ्लेशन और करेंसी के बारे में। इसका मतलब इन्फ्लेशन और करेंसी कैसे चलते हैं, यहां पे ये पूछा जा रहा है। ये दो कीवर्ड सबको क्लियर है? जवाब है हां। ठीक है, आओ और देखते हैं। जैसे ही यूपीएससी सीडीएस 2017 का क्वेश्चन हमें दिखता है, यहां पे हमें दिखेगा डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, फिर से वही बात बट इन अ डिफरेंट सेंस। अब उसने यहां पे करेंसी की वैल्यू कम करना, इसको फॉल नहीं लिखा, इसको डिवॉल्यूशन कर दिया, डिवैल्यूएशन। हम जानते हैं या तो यहां पे डेप्रिसिएशन हो सकता था या यहां पे डिवैल्यूएशन हो सकता है। दोनों ही केसेस में करेंसी की प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है, राइट? अब मुझे यह बात बताओ कि यहां पे फॉल और राइज ऑफ अ करेंसी जैसी ही बात बोल रहा है क्या? बताओ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, वही बात बोल रहा है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब कि फॉल एंड राइज ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी जैसी बात चल रही है, हाँ, मतलब बिल्कुल मैच कर रही है टेम्पलेट अभी तक। जवाब है हाँ। फिर देखो वो बोल रहा है विल बी मोर बेनिफिशियल इफ द प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड रिमेन कांस्टेंट। देखो वापस से वही बोल रहा है कि प्राइस जो है डोमेस्टिक गुड की मतलब कि इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, राइट? अब यहां पे उसने एक पॉइंट और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। यहां पे वो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब राइज एंड फॉल ऑफ करेंसी को कंपेयर कर रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से भी। देखो कर रहा है, मतलब कि जो टेम्पलेट में अभी हमने दो चीजें पकड़ी थी, इन्फ्लेशन और क्या पकड़ा था हमने? करेंसी पकड़ी थी, राइट? कि दोनों कैसे मूव करते हैं। अरे करेंसी पे ही तो डिपेंड करता है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। समझ में आई बात? ये तीसरी चीज हो गई। और ऐसा ही सेम पॉइंट अगर आप देखोगे तो आईएएस प्रीलिम्स 2024 में इसने बना के दिया था। देखो क्वेश्चन पूछा था डिजिटल रूपी पे, क्लियर? वो अलग बात है, मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है, वर्चुअल करेंसी क्या होती है, डिजिटल रूपी वर्चुअल करेंसी पे क्या डिफरेंस होता है, वो सेकेंडरी है। डिजिटल रूपी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, मैं मान के चलूंगा हाँ। अब डिजिटल रूपी में वो ऑप्शन देखो क्या बना रहा है। वो ऑप्शन बना रहा है डिजिटल रूपी में कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये इंश्योर कर देता है। देखो फिर आ गया, क्या आ गया? एक करेंसी आ गई, अरे एक तरीके की करेंसी है ना, और उससे जोड़ किसको दिया? करेंसी, इन्फ्लेशन को। मतलब इन्फ्लेशन और करेंसी का एक ऑप्शन हमें आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद में बहुत ही रिसेंट यूपीएससी सीडीएस 2023 के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फिर से वही बात बोल रहा है। क्या बोलता है? डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अभी बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन कोई भी यूज कर सकता था करेंसी की वैल्यू कम दिखाने के लिए। देखो उसने यहां पे और दे दिया। फिर देखो वो आगे चल के क्या बोल रहा है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्फ्लेशन। क्या आप समझ पा रहे हो? यहां पे जो टेम्पलेट है वो इन्फ्लेशन है, वो करेंसी है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। समझ रहे हो बात को? और पुराना जाके देखें तो यूपीएससी सीडीएस 2016 के इस क्वेश्चन को देख लो आप। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? देखो वो बोल रहा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन की बात कर दी। फिर देखो वो क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक करेंसी हेड्स फॉर डेप्रिसिएशन, वापस से राइज इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी, राइट? मतलब कि करेंसी की बात कर रहा है। फिर देखो एक्सपोर्ट बिकम लेस कॉम्पिटिटिव, मतलब फिर से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहा है। क्लियर हो रही है आपको ये बात? इसके बाद अगर आईएएस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन उठाएं, कब का? आईएएस प्रीलिम्स 2021, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, करेंसी की वैल्यू कम हो जाना, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यही बोल रहा है। मतलब कि राइज या फॉल ऑफ करेंसी, मतलब कि करेंसी। फिर क्या बोल रहा है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राइट? ये आपके सामने ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में फिर से क्या बोल रहा है? डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू,
बट बात क्या चल रही है? वैल्यू की, करेंसी की। और पीछे जाके देखें, आईएएस प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन, कब का? आईएएस प्रीलिम्स 2011 का। क्या बोल रहा है? कौन सा एक्शन गवर्नमेंट लेगी इन रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट? ठीक है, बट ऑप्शन क्या है? देखो, डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यू करना, एक्सपोर्ट, रिडक्शन, सब्सिडी। घुमा फिरा के वही बातें अलग अलग ऑप्शंस में आपसे पूछी जा रही हैं। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये एक तरीके की टेम्पलेट है। क्लियर? इसी तरीके से हमको जो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं उन पे कमांड करनी है। अब कमांड कैसे करनी है, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। इसका तरीका यह है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कन्फ्रंट करते हो तो आपको उसके हर ऑप्शन के बारे में कुछ इस तरीके से माइंड मैप बनाने पड़ेंगे। इसमें मेहनत बहुत लगती है, आपको दिख भी रहा होगा कि हर ऑप्शन को जस्टिफाई करना कि ये क्यों गलत है, क्यों सही है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे की जुड़ी हुई हिस्ट्री क्या है। एक बार की मेहनत है। अगर आपने ये प्रैक्टिस करना एक बार सीख लिया ना, जो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा है, विश्वास मानो आपकी इकोनॉमी पे जो पकड़ होगी ना, उसे कोई बीट नहीं कर सकता। इट विल बी अनबीटेबल। तो बस इसी चीज को हम लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसे इस तरीके से पढ़ते हो तो जितनी भी की टर्म्स को मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, बीट, मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, जो 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 बताया था, उन सब पे आपकी इतनी कमांड होगी कि आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो चलो, अब ये तो हो गया ज्ञान। अब मैं आपको कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपको अपने हाथ चलाने ये सिखाता हूं। देखो, जब तक आपके हाथ चलते रहेंगे आपका दिमाग चलता रहेगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, इतने आलसी होते हैं कि हाँ हाँ हमको तो आता है, इतनी टुच्ची बातों को लिखेंगे क्या? भाई साहब, टुच्ची बातों को लिखना शुरू करो। जब आप टुच्ची बातों को लिखना शुरू करोगे तो टुच्चे क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे, और टुच्ची टुच्ची बातों पे एग्जाम के बाद टुच्चे कमेंट्स नहीं करना पड़ेंगे और टुच्चे डिस्कशंस नहीं करना पड़ेंगे। ठीक है? तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मीन्स। अब वैसे मैंने आपको समझाने के लिए अभी बोल दिया था कि ये तो इन्फ्लेशन है ना, क्योंकि किसी एक कमोडिटी के भाव बढ़ रहे हैं। बट यहीं अगर मेरा कोई स्टूडेंट होता तो मुझे रोक के सबसे पहले बोलता, अरे सर वो तो एक कमोडिटी की बात कर रहा है ना, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तो ओवरऑल बहुत सारी कमोडिटीज में देखते हैं, एक में थोड़ी देखते हैं। तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, और इस पे आंसर कैसे बना रहा है, अरे वो भूल जाओ। ठीक है? बट यहां से एक लर्निंग सीखो। लर्निंग ये है कि आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन आती है, वो अच्छी बात है। आपने उस चीज को पकड़ लिया, वो भी अच्छी बात है। मगर इकोनॉमी का अगर कोई क्वेश्चन आया है आपके सामने तो उसे इन जनरल मान के चलो, पहली बात तो। ठीक है? वहां पे आप उस कॉन्सेप्ट को मत लाओ कि यहां पे एक कमोडिटी की बात चल रही है तो मैं इसको इन्फ्लेशन भी मानूं या ना मानूं। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि आपको उस चीज को मान के चलना पड़ेगा कि यहां पे इन्फ्लेशन जैसी बात बोल रहा है, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं माना तो आप क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया। ऐसा आपको बहुत सारी चीजों में इन्फर करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहली लर्निंग ये ली कि आपको इन्फर क्या करना है क्वेश्चन को या क्वेश्चन से। ठीक है? अब देखो क्या बोल रहा है कि कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो मुझे बताओ कि व्हाट इट विल लीड टू। ये किस चीज को लीड कर रहा है, आपको वहां पे ये लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे पागल हो गया है क्या, प्री का पेपर दिलवाने भेज रहा है या मेंस का? भैया, अगर आपको क्वेश्चन एक बार में सटीक मार्क करना है ना तो वहां पे लिखना शुरू करो। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो ना प्री के, उसे मेंस जैसे लिखो कि भैया यहां पे इसका मतलब इन्फ्लेशन है, और अगर इन्फ्लेशन होता है तो करेंसी की परचेसिंग पावर कम होती है। अगर आप ये नहीं लिखोगे ना तो दूसरा कॉम्पिटिटर लिख रहा है, वो एक झटके में इस क्वेश्चन को बना देगा वहां पे। जब आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो सकता है एग्जाम में बिना लिखे भी काम चल जाए। ठीक है? चलो, इन्फ्लेशन मतलब कि परचेसिंग पावर ऑफ अ करेंसी कम हो जाना। मतलब कि परचेसिंग पावर का मतलब क्या है? अरे भाई साहब, वैल्यू ऑफ करेंसी क्या हो गई? गड्ढे में चली गई, हो गई कम।
तो वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? इसका मतलब राइज तो कहीं से कहीं तक सही है ही नहीं। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको गलत करो। ठीक है, अब आओ दूसरे पे। तो अब क्या राइज गलत है तो फॉल सही हो जाएगा क्या? क्योंकि इसके हिसाब से सही हो गया ना, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली। क्या करना है मुझे? क्वेश्चन में ये थोड़ी बताया गया है कि कमोडिटी के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। अरे मुझसे तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कमोडिटी के प्राइस बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो मार्केट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ रही हो। अरे हाँ या ना? कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तब भी उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी क्या? जवाब है हाँ, बढ़ेगी। मगर क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू ऑफ करेंसी के कम होने के कारण हुई क्या? जवाब है नहीं हुई, वो तो मार्केट वैल्यू बढ़ने के कारण बढ़ी है। बस यही हो गया कंफ्यूजन। कैसे? क्योंकि अभी जो मैंने आपको साइकिल बताई वो साइकिल क्या थी? वो साइकिल ऐसे चल रही थी कि कमोडिटी के प्राइस बढ़े, इसका मतलब इन्फ्लेशन, इसका मतलब परचेसिंग पावर कम, इसका मतलब उसकी वैल्यू कम। अब यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या मजे ले लिए कि वैल्यू ऑफ करेंसी को कम बता दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ इसी से हो रहा है ना ये? नहीं, जब ऐसे साइकिल चल रही है तो वो हमने बनाई है कि ऐसा होगा, बट ये होने के कारण ये हो रहा है क्या? ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा किसी ने नहीं बोला, वो तो आपके दिमाग ने परसीव करा, क्योंकि हम टुच्ची बातों को लिखेंगे नहीं, हम तो बड़े लोग हैं। अगर हमने लिखा होता कि यार प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अगर मार्केट वैल्यू बढ़ने से बढ़ रही है तो उसमें वैल्यू ऑफ करेंसी का क्या काम? तो जरूरी तो नहीं है कि वैल्यू ऑफ करेंसी ओनली सिर्फ इसी के कारण गिरने से प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बढ़े। तो आप बोलोगे नहीं यार, ये ऑप्शन भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और फिर जैसे ही आप और ऑप्शंस को देखोगे तो आप मुझे 10 गाली बकोगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ही उसने दिया हुआ है कि कमोडिटी के ही भाव अगर बढ़ जाएं तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएं। क्या कॉमन सेंस है? ये एक ही तो चीज है, राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी, एक ही तो बात है। इसका मतलब क्या मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट? जवाब है हाँ। तो मैंने आपको पहले क्यों नहीं दिखाया? ताकि आप ये समझ पाओ कि अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिख रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप इसे पढ़ते ही गलत कर सकते थे कि ये तो आंसर है ही नहीं। क्या मैं समझा पाया आपको? मैं फिर समझाता हूं। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मीन, और जैसे ही आपने इस थर्ड ऑप्शन को देखा राइज इन द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी ओनली, सबसे पहले आपका दिमाग ये चलेगा कि हाँ यार, कमोडिटी की अगर वैल्यू ही कोई बढ़ा दें तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे क्या? हाँ, क्योंकि वो तो बात ही एक है। इसका मतलब ये हो सकता है, और अगर ये हो सकता है तो हो तो ये भी सकता है कि वैल्यू ऑफ करेंसी कम हो जाए तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाए। अरे हो तो सकता है ना, दोनों पार्शियली करेक्ट हैं। इसका मतलब इन दोनों के आगे जो ओनली ओनली लगा है ये इनको गलत बना देगा, क्योंकि सिर्फ वैल्यू ऑफ करेंसी के कम होने से कमोडिटी ऑफ प्राइस नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है। वाइस वर्सा, सिर्फ वैल्यू ऑफ कमोडिटी के बढ़ने से कमोडिटी की प्राइस नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है। दोनों ने अपने आप को कैंसल आउट कर दिया। बट इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वहां जाके अपने आप चीजें नहीं आएंगी। क्लियर हो रही है बात? फर्स्ट ऑप्शन को आपने देखते ही नकार दिया कि ये तो होगा ही नहीं, दोनों को कॉन्ट्राडिक्टरी समझ के आपने मना कर दिया, आंसर आपके सामने। क्लियर हो रही बात कि कमोडिटी के प्राइस बढ़ने का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पार्शियली करेक्ट थे, इसका मतलब इस ऑप्शन ने इसको पूरा करेक्ट बना दिया। चलो, अब इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो यार, चीज मत भूल जाना, इन्फ्लेशन, करेंसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम इस पहली टेम्पलेट पे बात कर रहे हैं, इस पे बात कर ली, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐड होने वाला है। ठीक है, आओ। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इतने फुद्दू बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं जिसको डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में डिफरेंस ही नहीं पता है। ठीक है, तो ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे हर स्टूडेंट को ये बात आती है। ठीक है, अब अगर डिवैल्यूएशन ऑफ डिवैल्यूएशन का मतलब पता है तो ये बात तो
सब पहले ही समझ गए कि वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखो ये वो फैक्चुअल पॉइंट है जो हर किसी को रटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी वैल्यू ऑफ मनी की बात आएगी आपको ये बात पता होना चाहिए कि डिवैल्यूएशन चाइना करता ही क्यों है, अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। ये एक टेम्पलेट है, ठीक है। चाइना डिवैल्यूएशन क्यों करता है, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये चीज रटी हुई है, जो कि रटी होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि चाइना डिवैल्यूएशन क्यों करता है बार बार, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। जैसे ही आप इस चीज को पकड़ोगे आप तुरंत इस ऑप्शन को गलत मार्क करोगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब अगर ये गलत मार्क हुआ तो क्या, जो इसका विपरीत है, दैट इज इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, क्या वो सही हो जाएगा क्या? अरे हाँ भाई, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चाइना, फिर से वही पॉइंट, इंपोर्ट्स के लिए डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑफकोर्स डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो डिक्रीज हर केस में, इस केस में, ठीक है। तो हाँ, अगर ये गलत है तो ये सही होगा ही होगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन या डिक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अब बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि वैल्यू ऑफ मनी में अगर इधर उधर करेंगे तो या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या इन्फ्लेशन कम होगा, मतलब कि या तो 3 सही है या 4, दोनों गलत नहीं हो सकते, कॉमन सेंस बोलता है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर वैल्यू ऑफ मनी आपके देश की कम होती है, जो कि इस केस में हो रही है, वो हमको बता रहा है कि करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है, इसका मतलब मेरे करेंसी की औकात कम हो गई है। वैल्यू क्या औकात ही है ना। अगर औकात कम हो गई है तो मुझे अब उसे ज्यादा रुपए पे करना पड़ेंगे क्या, अगर कुछ चीज खरीदनी है तो? सोच के देखो, अगर मैं एक इंपोर्टर हूं, भारत में रहता हूं, मेरी करेंसी की धज्जियां उड़ गई हैं, तो मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा वो। पहले अगर मुझे कोई चीज 25-50 रुपए में देता था, 100-150 रुपए मांगेगा। जवाब है हाँ। इसका मतलब मैं जो माल इंपोर्ट कर रहा था वो मुझे महंगा पड़ गया। जवाब है हाँ। इसका मतलब कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्राइस ऑफ इंपोर्ट है या इंपोर्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वो मेरी बढ़ गई पहले से? जवाब है हाँ। अब अगर इंपोर्ट में ही मेरी प्राइस बढ़ गई तो मुझसे अपने देश में सस्ते में बेच पाऊंगा क्या? जवाब है नहीं। मैं अपने देश में उस कमोडिटी की प्राइस को और ज़्यादा बढ़ा के बेचूंगा। इसका मतलब प्राइस बढ़ना कमोडिटी की क्या होता है, अभी डिस्कस किया था ना, ये तो इन्फ्लेशन होता है। इसका मतलब मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। जवाब है हाँ। सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, टेम्पलेट भी याद है, कमोडिटी के प्राइस बढ़ना, इन्फ्लेशन, ये रहा डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ये सही है, ये सही है तो ये गलत है। आंसर क्या है चैट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएएस प्रीलिम्स 2021 का क्या बोल रहा है? वही कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, फिर अब उसको दूसरे शब्दों में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, मतलब कि आपके देश में से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये बोल रहा है वो। ये कॉम्पिटिटिवनेस, ये तो क्या भारी भरकम शब्द होते हैं, बस सिंपल सी बात बोल रहा है कि आपके देश में से एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर डिवैल्यूएशन हुआ तो। अरे होगा या नहीं होगा, चाइना क्यों करता है भाई? होगा। इट नेसेसरीली इंप्रूव द कॉम्पिटिशन ऑफ डोमेस्टिक इन द फॉरेन मार्केट, ये होगा। चाइना टेम्पलेट रटो। और जैसे ही एक स्टूडेंट ने इस ऑप्शन को सही मार्क किया कि डिवैल्यूएशन होगा करेंसी का तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो मेरा ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। रुक भाई, वो बोल रहा है कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। ट्रेड बैलेंस में सिर्फ एक्सपोर्ट ही होता है क्या? इंपोर्ट नहीं होता है? तो तूने ये पूछने की कोशिश करी कि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, चलो ये तो अच्छी बात है, इंपोर्ट का क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंपोर्ट 200 से बढ़ रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट 200 से बढ़ रहा है और इंपोर्ट 400 से बढ़ रहा है? तो इस पिक्चर को छुपा के मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक्सपोर्ट 200 से बढ़ गया तो देश का ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा क्या? अरे नहीं भाई, अगर एक्सपोर्ट 200 से बढ़ गया और इंपोर्ट 400 से बढ़ गया ना, तो देश फिर भी गड्ढे में ही जा रहा है। तो
डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के कारण एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे डेल श्योर, बट इट विल लीड टू इंप्रूवमेंट इन ट्रेड बैलेंस वी आर नॉट श्योर। हां, अगर यहां लिखा होता कि ऐसा होना चाहिए, इट मे लीड टू इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड, हां वो सही हो जाता, बट हियर इट इज डिफाइनिंग दैट इट इंप्रूव ट्रेड बैलेंस। नो, वी आर नॉट श्योर, सॉरी, नो, थर्ड ऑप्शन गलत है। समझ आ रही है क्या बात? कैसे समझ आएगी? ऐसे नहीं आएगी। अगर आपने ट्रेड बैलेंस में ऐसा करके नहीं लिखा ना कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो मैंने भी आपको लिखा था, आप वहां पे नहीं कर पाओगे। इससे आपने क्या सबक सीखा? इससे आपने सबक सीखा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो पहले ये कर, उसके बाद ये लिख, फिर देख कि ये बढ़ेगा, इसका क्या, तब वो क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। इस तरीके से करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब फॉरेन में जो वैल्यू है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो बढ़ जाएगी। यहां तो बोल रहा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी की इज्जत औकात दोनों हमने ही घटा दी, और यहां बोल रहा है उसकी औकात अपने आप फॉरेन वैल्यू बढ़ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? एंड सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, आप अपने आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि मैं आपको जिस पाथ पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ना, जिन टेम्पलेट्स के थ्रू आपको चीजें याद रखवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको वो समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसमें जरूर बताओ कि आप क्या सीख रहे हो, या फिर खुद से बैठ के सोचो कि आप क्या सीख रहे हो और आगे कैसे ऐसी टेम्पलेट्स को बना के जाओगे ताकि आप अपने कंप्यूटर से हमेशा आगे रहो। क्लियर? इस लेक्चर में मेरी तरफ से इतना ही, और इस पर्टिकुलर यूनिट में जितनी भी ऐसे टेम्पलेट्स हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। स्टे ट्यून, विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।